हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत बेहतर होंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा हो सकता है डिस्टरबेंस हो आज की वॉइस में, क्योंकि थोड़ा सा धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा साउंड है, तो मैनेज करेंगे आज की क्लास को। तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल 21 तक पर बात कर ली, सॉरी 31 तक पर हमने बात कर लिया था। आज हमें आर्टिकल 32 से अपनी चीजों को शुरू करना है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 32 क्या है। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार की बात करता है। संवैधानिक उपचार की बात करता है, यानी हम कहें संवैधानिक उपचार का अधिकार, है ना। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है क्या? आर्टिकल 32 है ये, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो आर्टिकल 32 है ना, इसको अंबेडकर साहब ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है ना, और यह उसका हृदय है। बात समझ में? ठीक है। तो यह संविधान की आत्मा तथा हृदय है। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसका सेंस क्या है? देखिए, जब भी आपका संवैधानिक रूप में तबीयत खराब हो तो उसका उपचार होने का जो अधिकार है वो यहां पे है ना। अब संवैधानिक रूप में तबीयत खराब होने का क्या मतलब है? जैसे आपको स्टार्टिंग में जब फंडामेंटल राइट हमने शुरू किया था, तभी मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल राइट अगर आपका उल्लंघन होगा या किसी भी रूप में वायलेंट होगा या कम होगा तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये स्वतंत्रता है आपके पास में, है ना। तो अगर वो स्थिति आई कि आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना गया या कम किया गया, किसी भी तरीके से उसको डोमिनेट किया गया, तो वही हो गया संवैधानिक रूप में आपकी बीमारी। अब उसका उपचार आर्टिकल 32 में कैसे होगा, क्या होगा, यही समझना है। ठीक है, देखते हैं। तो आर्टिकल 32 में जो पहला क्लॉज है, आर्टिकल 32 का क्लॉज फर्स्ट, ये क्या कहता है? आर्टिकल 32 का क्लॉज फर्स्ट सीधा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति हो या नागरिक हो। अब व्यक्ति या नागरिक क्यों लिख रहा हूं? आपको ये चीज मालूम है कि जो फंडामेंटल राइट्स के सारे आर्टिकल हैं, उनमें से कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में आने वाले विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहां पे अगर व्यक्ति या नागरिक लिख दिया गया, व्यक्ति और नागरिक लिख दिया गया, तो इसका सेंस है कि आर्टिकल 32 व्यक्ति के लिए भी है और नागरिक के लिए भी। ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति या नागरिक का फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो, तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये कह रहा है आर्टिकल 32 का क्लॉज फर्स्ट, कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ किसी भी रूप में, तो वह सीधा कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। उसे लोअर के किसी कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ऐसा है कि जा ही नहीं सकता? जाने को जा सकता है, लेकिन उसको सबसे ऊपरी कोर्ट में जाने के लिए सीधा अधिकार मिल गया। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो उसका संवैधानिक उपचार कैसे हो रहा है? आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 से हो रहा है कि अगर उसका फंडामेंटल राइट किसी भी रूप में उल्लंघन हुआ तो वो सीधा कहा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। क्या करना है? उपचार कराने के लिए। बात समझ गई? अब देखिए आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 क्या कहता है? अगर सुप्रीम कोर्ट गए तो क्या होगा? आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया और आप कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट जाने पर सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के उपचार करने के लिए, संवैधानिक उपचार करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ये रिट जारी करेगा। ठीक है, ये क्या जारी करेगा? सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। रिट को याचिका हिंदी में बोलेंगे, रिट जारी करेगी। ठीक है। केवल रिट जारी कर सकता है क्या? नहीं, जरूरत पड़ने पर ऑर्डर भी जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो ऑर्डर भी जारी कर सकेगा, लेकिन स्टेटमेंट में ये ध्यान रखेंगे कि आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ और वह सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिट जारी करेगा।
5 प्रकार के रिट होते हैं। हम पहले इन आर्टिकल्स को कवर करते हैं, फिर रिट्स पे आते हैं, ठीक है, कि रिट्स की कहानी क्या है। स्पष्ट हुआ इतनी बात? तो रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 दे रहा है। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है खाली यही रिट जारी करेगा क्या? नहीं, आर्टिकल 32 के हिसाब से, आर्टिकल 32 के हिसाब से रिट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो जारी करेगा, ध्यान रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के मामले में जारी करेगा। केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कोई मामला है तो फंडामेंटल राइट के मामले में ही वह रिट जारी करेगा, और इसी मामले में वह रिट जारी नहीं करेगा। बात समझ में आई? ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट, अगर जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो है आपके इस याचिका को खारिज कर सकता है? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट आपके याचिका को, आपकी सुनवाई को रिफ्यूज नहीं कर सकती। ये बात बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बात रिफ्यूज नहीं कर सकता कि नहीं हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है। अब आर्टिकल 226 के हिसाब से अगर हम देखें तो आर्टिकल 226 के हिसाब से हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति मिली हुई है। लेकिन हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है ये फंडामेंटल राइट के साथ साथ जो अन्य केसेस होंगे उनमें भी जारी करेगा। जब हम इस आर्टिकल तक पहुंचेंगे तब समझेंगे कि वो अन्य क्या कंडीशन हो सकते हैं, है ना। तो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट को भी रिट जारी करने की शक्ति मिली हुई है, लेकिन यह रिट जारी करने की शक्ति फंडामेंटल राइट के साथ साथ अन्य मामलों में भी है। केवल फंडामेंटल राइट के केस में अगर रिट जारी करने की शक्ति किसी के पास है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट के पास में है। यहां तक की चीजें स्पष्ट हुई। और ध्यान रखेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट से संबंधित हाई कोर्ट के पास कोई मामला गया है तो हाई कोर्ट उसको रिफ्यूज भी कर सकता है, यानी उसको डिनाई भी कर सकता है, उसकी सुनवाई नहीं कर सकता वो। बात समझ में आई? तो ये है आर्टिकल 32 का क्लॉज 2। तो आर्टिकल 32 का क्लॉज 1 क्या कहता है? वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 का क्लॉज 2 कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी उसके पास ऐसा कोई केस आएगा तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करेगा, या याचिका उसको हिंदी में कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को जो रिट्स जारी करने की शक्ति मिलती है वो आर्टिकल 32 में मिलती है। हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने की शक्ति मिलती है या आर्टिकल 226 में मिलती है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 का क्लॉज 3। आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 क्या कह रहा है? देखिए, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3, आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 जो कह रहा है वो ये है कि संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है, ठीक है। कानून बना करके संसद अन्य न्यायालयों, मतलब हाई कोर्ट के अलावा जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जो न्यायालय है, अन्य न्यायालयों को रिट्स जारी करने की शक्ति दे सकता है, एक मिनट आप वेट करेंगे, मैं थोड़ा सा इंक डाल लूं, है ना, कम दिखाई पड़ रहा होगा। बस एक मिनट। और आप लोग नोट्स प्लीज साथ में बनाते रहेंगे ताकि आपको रिवीजन के लिए बहुत भटकना ना पड़े, बार बार वीडियोज ना देखना पड़े। आप रिवीजन नोट से किया करें, है ना। उससे चीजें आपको समझ में ज्यादा आएंगी और आपकी समझ सब्जेक्ट में गहरी होगी, ठीक है। तो संसद अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है, ठीक है, कानून बना करके शक्ति दे सकता है, ठीक है ना। अभी क्या स्पष्ट दिख रहा है एकदम आप लोगों को? एक सेकंड में चेक कर लूं। ठीक है। तो ये कह रहा है आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 बहुत सीधी सी छोटी सी बात कह रहा है कि संसद अगर चाहे तो कानून बना करके वो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा के न्यायालय हैं उन न्यायालयों को भी रिट्स जारी करने की शक्ति दे सकता है। स्पष्ट हुआ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग
आर्टिकल 32 का क्लॉज 4। देखिए आर्टिकल 32 का क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 32 का क्लॉज 4 ये कहता है कि अगर संविधान में प्रावधान नहीं है ना, तो किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है वो समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, तो बहुत छोटी सी बात ये कह रहा है कि यदि संविधान में प्रावधान नहीं है तो किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट समाप्त नहीं किया जा सकता या निरस्त नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो संविधान में उसका फंडामेंटल राइट अगर कम करना कोई चाह रहा है तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक संविधान में प्रावधान नहीं होगा। अब सवाल ये आता है कि क्या संविधान में प्रावधान है या नहीं है? तो ऑफ कोर्स संविधान में प्रावधान है। आपातकाल के समय में या वित्तीय आपातकाल में आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 में ये प्रावधान है कि फंडामेंटल राइट को कम या समाप्त किया जा सकता है। बात समझ में? तो प्रावधान तो है, लेकिन ये आर्टिकल 32 क्लॉज 4 एकदम ये बात स्पष्ट करना चाह रहा है कि प्रावधान नहीं होगा तो किसी कीमत पे किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल राइट है ये समाप्त या कम नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने के लिए संविधान में प्रावधान होना चाहिए, और संविधान में प्रावधान है भी। आपातकाल के टाइम में या वित्तीय आपातकाल में जब हम आपातकाल को पढ़ेंगे आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 को, तब हम वहां समझेंगे कि पूरी कंडीशन क्या है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों की ये 4 बातें हैं। आर्टिकल 32 के क्लॉज 1 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ तो। दूसरे में कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट्स जारी करेगा आपके फंडामेंटल राइट को वायलेंस होने से बचाने के लिए। और तीसरे में कह रहा है कि संसद जो अदर न्यायालय हैं, अन्य न्यायालयों को भी रिट जारी करने की शक्ति दे सकता है कानून बनाने के लिए। चौथा कह रहा है कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं तब तक जब तक कि संविधान में उसका कोई प्रावधान ना हो, है ना। तो ये है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 4 आर्टिकल्स में है, 4 क्लॉजेस में है। इनको आप ठीक से एक बार नोट्स बना करके पढ़ेंगे। अब हम समझते हैं रिट्स के बारे में, जो कि रिट्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पेपर में मिल सकते हैं। देखिए रिट्स की कहानी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करेगा। देखिए रिट्स हिंदी में इसको याचिका बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है याचिका की कहानी? देखिए सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट्स जारी करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट्स जारी करेगा। पहले को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जरा हम समझते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है कोई एक्स। अब इस व्यक्ति को मान लेते हैं कि किसी भी कारणवश इसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। इसको जेल में डाल दिया गया, और अगर इसको जेल में डाल दिया गया है तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाएंगे। जैसे आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 में कई सारी ऐसी बातें हैं जो जेल में जाने के बाद व्यक्ति के फंडामेंटल राइट उन आर्टिकल्स के तहत कम हो जाएंगे, है ना। तो इस केस में अगर मान लेते हैं अब व्यक्ति एक्स किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने बताया कि मुझे जेल में डाल दिया गया है या कहीं बंद कर दिया गया है, कहीं कैदी बना दिया गया है और अब मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है ना। तो अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट पहला ऑर्डर देगा, पहली रिट्स जारी करेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण का, और बंदी प्रत्यक्षीकरण में कहेगा कि जिसने भी कैदी बनाया है उस कैदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए मजिस्ट्रेट के सामने। सशरीर प्रस्तुत करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का सीधा मतलब ये होता है, ठीक है, कि सशरीर प्रस्तुत करना, यानी जिस व्यक्ति एक्स को गिरफ्तार किया गया है या कहीं पे कैदी बंदी बनाया गया है, इस व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत कीजिए। और कहां प्रस्तुत करना भाई? मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। प्रस्तुत करना कहां प्रस्तुत करना है? मैजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है।
और ध्यान रहे मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 घंटे के अंदर पेश करना है, ठीक है, 24 घंटे के भीतर पेश करना है। और इसमें भी ध्यान रखेंगे, हमने एक आर्टिकल्स में इस पे बात करी थी, आप बताएंगे कि वो आर्टिकल कौन सा है कमेंट के थ्रू, है ना। और वो भी ध्यान रखेंगे कि इसमें मैंने बताया कि यात्रा का समय शामिल नहीं होगा, यात्रा का समय इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई, ठीक। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण पहली रिट जारी करता है, कब जारी करता है, जब किसी व्यक्ति को कैदी बना दिया जाए, ठीक है। और जब वो कैदी बना देगा तो कैदी बनाने के बाद, अच्छा ये चीज और ध्यान रखेंगे कि कैदी कोई राज्य हो, बंदी प्रत्यक्षीकरण राज्य और व्यक्ति दोनों पर लागू है, ठीक है। यानी हो सकता है कि कोई पुलिस ने गिरफ्तार करके इसको जेल में डालो, या हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते किसी ने किसी को किडनैप कर लिया हो, है ना। तो इन सब परिस्थितियों में तो पुलिस जो है वो तो राज्य है और व्यक्ति तो व्यक्ति है ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है ये राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए होता है, दोनों पर लागू है, ठीक। तो मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करेंगे, सशरीर प्रस्तुत करेंगे, जिसको आपने बंदी बना रखा है, जिसको आपने कैद कर रखा है। ये पहली रिट्स जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। दूसरी रिट्स क्या है? दूसरी रिट्स को कहते हैं हम लोग परमादेश, परमादेश इसको बोलेंगे, ठीक है। परमादेश का मतलब क्या होता है? परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, आदेश देते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश कब देगा, क्या कंडीशन होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, ठीक है। चलिए समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई लोक अधिकारी है ना, ये परमादेश केवल लोक अधिकारी के लिए, जैसे ये राज्य और व्यक्ति दोनों के लिए, वैसे ही ये किसके लिए, लोक अधिकारी के लिए। अगर कोई लोक अधिकारी है, जैसे मान लेते हैं कि एक्स एक व्यक्ति है, ठीक है, और इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, और उल्लंघन किस रूप में हुआ, जैसे मान लेते हैं आर्टिकल 17 के रूप में इसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ। अब यह व्यक्ति सीधा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, इसके आर्टिकल 17 के तहत इसको अनटचेबिलिटी फील करनी पड़ी, है ना। अब यह व्यक्ति सीधा कहां गया, यह व्यक्ति गया पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में, पुलिस क्या है, लोक अधिकारी है, ठीक है, पब्लिक ऑफिसर है। अब पुलिस ने कहा कि देखो किसी रीजन से, चाहे वो जिसने भी डिस्क्रिमिनेशन किया है वो एक दबंग व्यक्ति है, तो उस दबंग व्यक्ति के अंडर में आकर के या किसी भी रीजन से पुलिस ने कहा कि जाओ तुम यहां से, इसको डांट फटकार करके भगा दिया, इसके एफआईआर को न दर्ज किया, इसकी शिकायत को नहीं दर्ज किया। अब ये क्योंकि ये पढ़ा लिखा हुआ है, इसको पता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे अनटचेबिलिटी नहीं कोई फेस करा सकता है, और अगर किसी ने करा दिया है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं, है ना। अब ये कहां चला गया, ये चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ये कहां चला गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब व्यक्ति एक्स अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगा, दूसरी रिट जारी करेगा, और वो परमादेश का होगा, लोक अधिकारी के लिए जारी करेगा और उसको आदेश देगा, ठीक है, उसको आदेश देगा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन आप करिए, ठीक है। लोक अधिकारी को वो आदेश देगा कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से परमादेश या परमादेश का जो रिट होता है इस कंडीशन में जारी करना होता है, और ये ध्यान रखेंगे कि लोक अधिकारी के लिए होता है। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक। अब इसके बाद जो तीसरी प्रकार की रिट होती है उसे कहते हैं प्रतिषेध, है ना, इसको कहते हैं प्रतिषेध। देखिए प्रतिषेध शब्द का क्या मतलब होता है, प्रतिषेध शब्द का अगर यहां मतलब देखेंगे आप लोग तो इसका मतलब होता है मना करना, मना करना, मना करना। अब ये क्या बात हुई, किस केस में, कहां, कैसे, क्या मना करना, चलिए देखते हैं। जैसे समझते हैं पहले कहानी, उसके बाद हम प्रतिषेध को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अब यह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट इस फेज में ना जाकर के हाई कोर्ट चला गया है, ठीक है, कहां चला गया, हाई कोर्ट चला गया, और किसी कारणवश इस व्यक्ति एक्स पर ही हाई कोर्ट ने उल्टा, व्यक्ति एक्स पर ही उल्टा कार्यवाही कर दिया, है ना, कार्यवाही करने लगा, ठीक। तो जब कार्यवाही इसी व्यक्ति पर उल्टा होने लगेगा तो इस परिस्थिति में, अच्छा केवल यही सिचुएशन नहीं हो सकते, बहुत सारी सिचुएशन हो सकते हैं, बस आप ये समझिए कि उस समय पृष्ठभूमि क्या होगी जब ये अप्लाई होगा, प्रतिषेध, प्रतिषेध वाली रिट जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो उसकी पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए, बस वही समझना है। तो यही से रिलेट करते हुए हम समझते हैं कि अब जो व्यक्ति एक्स है ये हाई कोर्ट में गया
और किसी भी रीजन से, चाहे वो इस दबंग पर्सन की वजह से या ज्यादा पावरफुल होने की वजह से या कुछ भी जो सबूत है, सबूतों को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया गया कि हाई कोर्ट ने एक्स पर ही कार्यवाही प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो जब व्यक्ति एक्स पर ही हाई कोर्ट अपनी कार्यवाही शुरू कर देगा तब सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध रिट जारी करेगा। अच्छा, इसके लिए व्यक्ति एक्स को जाना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट, है ना, उसको ऐसे नहीं पता लग जाएगा। अब उस केस में जब एक्स पर कार्यवाही होने लगी तो व्यक्ति कहां गया, सुप्रीम कोर्ट गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपनी निचली अदालतों से, अपनी जो निचली अदालतें हैं, अदालतों से कहेगा ये कि हम आप जो कार्यवाही कर रहे हैं उस कार्यवाही को प्रतिषेध करते हैं, मतलब अब आप ये कार्यवाही रोकिए। ठीक है, तो निचली अदालतों की कार्यवाही को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है। बात समझ में आई? तो जो तीसरा रिट है प्रतिषेध रिट, ये इसका मतलब होता है मना करना, यानी सुप्रीम कोर्ट अपनी से निचली अदालतों को कार्यवाही करने से मना करता है। इसमें स्पष्ट हुआ, ये एकदम क्लियर है। अब इसके बाद देखते हैं, तो रिट बहुत टफ है नहीं, आप बस इसका मतलब समझिए और पृष्ठभूमि समझे रहिए कि कौन सी रिट कब अप्लाई होगी, तो बहुत परेशान नहीं होंगे आप लोग, है ना। रिट को यही आप ठीक से समझ लीजिए। देखिए, बार बार ना इधर उधर कूद काट के पढ़ने से बेहतर होता है कि एक बार आप ठीक से पढ़ लें, ताकि बार बार आपको ना शुरुआत से शुरू ना होना पड़े। जब आप एक बार किसी भी सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ लेते हैं तो अगली बार जब आप उसको पढ़ने जाते हैं ना, तो आपको शुरू से शुरू नहीं करना पड़ता, आपको केवल रिवीजन करना पड़ता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव दौर में ध्यान रखेंगे समय कम से कम है, तो इसीलिए हर बार शुरू करना आपके लिए पॉसिबल भी नहीं होगा। तो जब भी जो भी आप पढ़ें, यहां पढ़ रहे हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो एक बार उसको बहुत कायदे से आप पढ़ लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम चौथा रिट। चौथी रिट कौन सी रिट होती है? चौथी रिट को कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। अब प्रमाणित करने का क्या कंडीशन है? जैसे अभी यही हमने एग्जांपल लिया था। अब हाई कोर्ट ने व्यक्ति एक्स पे कार्यवाही शुरू कर दी, है ना। अब कार्यवाही के बाद मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय तक पहुंच गया और निर्णय में उसने कहा कि व्यक्ति एक्स को 7 साल की जेल हो जाती है, 7 साल की जेल हो जाएगा। ठीक, अब इस परिस्थिति में व्यक्ति एक्स के किसी भी थ्रू, चाहे इसके कोई रिश्तेदार हो, चाहे इसका कोई केयर टेकर हो, कोई इसके भाई बहन हो, ये कहां गए? अभी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट इस परिस्थिति में, अच्छा व्यक्ति इस केस में निर्दोष होना चाहिए, बात ध्यान रहे, है ना, कि वो दोषी हो गया, उसके बाद 7 साल की उसको सजा मिल गई, उसके बावजूद जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो निर्दोष रहना चाहिए, उसकी गलती नहीं होनी चाहिए, उसके खुद का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ रहना चाहिए, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? प्रमाणित करने के लिए अपनी चौथी रिट को जारी करेगा, जिसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। बात समझ में? ठीक। और अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? उत्प्रेषण रिट को जारी करके जो निर्णय हो चुका है, जो निर्णय हो चुका है उसको निरस्त करने के लिए कहता है, उसको निरस्त करने के लिए कहता है। बात समझ में? ठीक है, तो इसी वजह से, अच्छा यहां सिचुएशन देखें, यहां सिचुएशन क्या है उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए? कि यहां पे ऑलरेडी सब कुछ प्रोसेस हो चुका है, निर्णय हो चुका है, और निर्णय हो जाने के बाद ये उत्प्रेषण रिट जारी होता है। तो इसी वजह से इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, पॉपुलर नाम उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, ठीक है। तो उत्प्रेषण जो रिट है इसको क्या कहते हैं? पोस्टमार्टम, मॉडर्न बोलते हैं, पोस्टमार्टम। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। बात समझ में? तो जब भी किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है और वो कहीं किसी भी रूप में उस पर ही कोई किसी कोर्ट ने, किसी न्यायालय ने उसको एक निर्णय सुना दिया है कि तुम इस चीज के लिए दोषी हो, ये तुम्हारा निर्णय है, उसके लिए एक फैसला हो जाए, तब वह व्यक्ति जब सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो उस परिस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुप्रीम कोर्ट निर्णय को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी करेगा। बात समझ में? तो इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं, पोस्टमार्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, मॉडर्न में पोस्टमार्टम, है ना, मॉर्टम। ठीक,
अब इसके बाद पांचवी रिट कौन सी होती है? पांचवी रिट को हम लोग कहते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है। अधिकार परीक्षा क्या होता है? अधिकार परीक्षा का मतलब किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है किस अधिकार से, यहां सवाल पूछना है, ठीक है, किस अधिकार से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यही कहानी ले लो, जैसे यहां पे किसी कोर्ट ने व्यक्ति या किसी भी संस्था ने व्यक्ति एक्स को कुछ निर्णय सुना दिया या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से व्यक्ति एक्स के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ। अब जो व्यक्ति वाई है मान लेते हैं जिसने ये निर्णय या कुछ भी सहयोग किया इसमें, यह एक लोक अधिकारी के पद पे है। व्यक्ति वाई किस पद पे? लोक अधिकारी के पद पे है। लेकिन यह व्यक्ति वाई सामान्य रूप से या फिर प्रामाणिक रूप से व्यक्ति वाई के लिए एलिजिबल नहीं है ना, ये एलिजिबल नहीं है। किसी तरीके से धांधली के जरिए ये इस लोक अधिकारी के पद पे बैठा हुआ है। अब इस परिस्थिति में व्यक्ति वाई से सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट जारी करके पूछेगा कि आप इस पद पर कैसे बैठे। बात समझ में? ठीक है। तो यहां पे जब इस तरीके की कोई परिस्थिति होती है, इस तरीके की कोई पृष्ठभूमि होती है, तो इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा रिट जारी करके उनसे ये पूछता है कि किस अधिकार से आप इस कार्य को कर रहे हैं। लोक अधिकारी के पद पे जो आप बैठे हुए हैं या लोक अधिकारी का जो कार्य निर्वाहित कर रहे हैं वो किस अधिकार से आप कर रहे हैं। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा पांचवी रिट जारी करता है। बात समझ में? ठीक। तो ये बहुत ध्यान रखेंगे कि ये लोक सर्वेंट के पर ही वैलिड होगी, ठीक है। लोक सर्वेंट या लोक अधिकारी पर ही जारी होंगे, ठीक है। उसी के लिए ये रेट अप्लाई किया जाए। तो ये हो गए कुल 5 प्रकार के आपके रेट्स। तो आई होप रेट्स आप समझ पाए होंगे, है ना। अब इसके बाद छोटे छोटे 2-3 आर्टिकल्स और हैं, उनको पढ़ लेते हैं, फिर फंडामेंटल राइट आज समाप्त हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स के बाद हमें डीपीएसपी पढ़नी होगी। तो डीपीएसपी 2 क्लासेस में हम लोग खत्म कर लेंगे। देखिए, अब इसके बाद हमें समझना है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट का अनुच्छेद 33वां। तो अनुच्छेद 33वें में सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर बात करता है, ठीक है। सशस्त्र बल आप समझ पा रहे हैं? नहीं, सशस्त्र बल का मतलब होता है सभी प्रकार की जो सेना होती है उसे सशस्त्र बल कहते हैं, सभी सेना, ठीक है। और जो अर्ध बल सेनाएं होती हैं, अर्ध सैन्य बल जो होते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं, अर्ध सैन्य बल, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं ये सब सशस्त्र बल के तहत कहलाते हैं। जैसे सभी सेना का मतलब जैसे अपनी आर्मी हो गई, है ना, अपनी नेवी हो गई, और इसके साथ साथ अपने एयरफोर्स हो गए, तो ये सब सभी सेनाओं में शामिल हो गए। और अर्ध सैन्य बल जो होते हैं ये जैसे CISF हो गया, है ना, या कोई क्या कहते हैं उसको, CRPF हो गया, या फिर SSB हो गया, ये सब अर्ध सैन्य बल होते हैं, ठीक है। तो जो सैनिक लोग होते हैं, सशस्त्र बल वाले लोग होते हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स किस फॉर्मेट में काम करते हैं, आर्टिकल 33 इसको एक्सप्लेन करता है। बात समझ में? अब यहां देखिए, ध्यान से समझेंगे कि यहां पे क्या कहानी है, कैसे, ठीक। देखिए, कह रहा है कि सशस्त्र बल वाले जो लोग भी हैं, है ना, चाहे वो किसी भी सेना को, चाहे सभी सेनाओं के कोई मेंबर हो या अर्धसैन्य बल की कोई मेंबर हो, इनके जो फंडामेंटल राइट है ना, इनके फंडामेंटल राइट को कम या सीमित किया जा सकता है, कम या सीमित किया जा सकता है, ठीक। अब क्यों? आप खुद लॉजिक लगाइए। जैसे मान लेते हैं, अच्छा इसमें जैसे खुफिया विभाग भी शामिल है, जैसे खुफिया विभाग भी शामिल है, जैसे जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, है ना। अब जैसे मान लेते हैं इनके फंडामेंटल राइट्स क्यों सीमित किए जा सकते हैं, क्यों कम किए जा सकते हैं। एक छोटी सी चीज आप समझिए, मान लेते हैं कि खुफिया एजेंसी का एक कोई अधिकारी है एक्स, और इस अधिकारी को भारत का कोई सीक्रेट मिशन पता है, ठीक है, कोई सीक्रेट मिशन इसको मालूम है। अब ये व्यक्ति एक्स आर्टिकल 19 का प्रयोग करना चाहे, आर्टिकल 19 का प्रयोग करना चाहे कि भाई मुझे तो वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है और मैं इस सीक्रेट मिशन को पब्लिक कर देता हूं, तो इससे अपने देश की क्षति है।
या वो जिस सेवा के लिए काम कर रहा है उस सेवा के खिलाफ का कार्य है ये। तो ऐसे परिस्थितियों में ये माना गया कि इनका जो फंडामेंटल राइट है ये कम हो रहे या सीमित हो सके, तो उसके उसके एवज में बात करता है आर्टिकल 33। तो आप समझ पाए आर्टिकल 33 क्या है। आर्टिकल 33 कह रहा है कि अगर सशस्त्र बल वाले जितने भी लोग होते हैं उनके फंडामेंटल राइट कम या सीमित किए जा सकते हैं। उसके पीछे का आप ये लॉजिक समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। स्पष्ट हुआ। इसके बाद देखिए आर्टिकल 34 क्या कहता है। आर्टिकल 34 कहता है कि अगर कहीं मार्शल लॉ लागू हो, ठीक है, मार्शल लॉ, अगर कहीं मार्शल लॉ लागू किया गया है ना, तो इस परिस्थिति में वहां के लोगों का जो फंडामेंटल राइट है ये कम या सीमित किया जा सकता है। ठीक है, कम या सीमित किया जा सकता है। देखिए ध्यान से समझेंगे, आपातकाल के टाइम में भी फंडामेंटल राइट कम या सीमित किए जा सकते हैं, लेकिन यहां की परिस्थिति और मार्शल लॉ के कानून की परिस्थिति अलग होती है। मार्शल लॉ जो होता है ये पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में नहीं लगेगा। भारत के किसी एक स्टेट में लग सकता है, स्टेट के एक जिले में लग सकता है, छोटी जगहों पे मार्शल लॉ लगेगा। तो मार्शल लॉ जब लगेगा तो वहां के लिए फंडामेंटल राइट जब कम या सीमित किया जाएगा तो वो व्याख्या आर्टिकल 34 में होगी। लेकिन जब आपातकाल लगेगा तो ये पूरे देश की बात होगी और पूरे देश में फंडामेंटल राइट किस तरीके से कम या सीमित होंगे ये आर्टिकल 358 में 359 में बात करी जाएगी। बात समझ में आया? ठीक है, तो मार्शल लॉ लगने का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में अभी सैनिक कानून चलेगा। ठीक है, यानी जो सेना होगी, सेना वहां की चीजों को लीड करेगी, जिसे आप लोग सैन्य शासन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सैन्य शासन कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो मार्शल लॉ अगर लागू किया जाएगा जिस भी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के लोगों का फंडामेंटल राइट कम या सीमित हो सकता है। ध्यान रखेंगे कि मार्शल लॉ हमेशा एक छोटे क्षेत्र में लगता है, ना कि पूरे देश में लगता है। ये हो गया आर्टिकल 34। अब आर्टिकल 35 क्या कहता है? ये कहता है आर्टिकल 35, देखिए आर्टिकल 35 में कहा गया है कि फंडामेंटल राइट के संबंध में, फंडामेंटल राइट के संबंध में जो संसद है अपनी संसद कानून बना सकती है, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इसको विधि बनाने की शक्ति मिली हुई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि फंडामेंटल राइट में कई सारे आर्टिकल्स आपने देखे, जैसे आर्टिकल 16 का क्लॉज 3 कह रहा है, ठीक है, कि राज्य नियोजन में जो है निवास को एक आधार बना सकता है ना। आर्टिकल 17 में आप लोगों ने देखा कि संसद ने कानून बनाया फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक, तो इस तरीके से आर्टिकल 35 जो है ये संसद को कानून बनाने का फंडामेंटल राइट के संबंध में शक्ति देती है। ठीक है, तो ये थे पूरे आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की लगभग बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम मौलिक अधिकारों पर एक छोटी सी चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और उसके बाद डीपीएसपी पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अब हम फंडामेंटल राइट के क्वेश्चंस को कम्युनिटी पोस्ट में डालेंगे। आप वहां से उन क्वेश्चंस को जरूर हल किया करिए।